Hi, good morning, everybody. Let us start the session that we have started. You know? So, in the last class, what we have done the fundamental principle of numbers. Okay. अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नंबर्स के बाद आपके डिविजिबिलिटी रूल्स पर यदि कोई सवाल बनता है तो आ जाएगा, ठीक है ना. दे आर गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल. 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल, 5 का रूल, 6 का रूल, 9 का रूल, 8 का रूल, इनफैक्ट 11 का रूल, 15 का रूल, 20 का रूल, 25 का रूल, ओके, 50 का रूल, 100 का रूल, 200 का रूल. सो दीज ऑल आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ कि एक बार इसको आप रिवाइज कर लो. जैसे 15 का रूल, देर इज नो स्पेसिफिक रूल फॉर 15, बट इफ somebody ask me to calculate the rule of 15, I'll go for the simultaneous rule of 3 and 5. यदि आपको किसी नंबर का रूल नहीं समझ में आए, आपको लगे कि यार क्या करना है इसमें, फॉर एग्जाम्पल इन दैट केस व्हाट यू शुड डू, यू शुड डिवाइड दैट नंबर इनटू 2 को प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे 15 का रूल कैलकुलेट करना तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 और 5 का रूल कैलकुलेट करूंगा. इफ somebody asks me to go for the rule of 20, I'll not go for the rule of 2 and 10, I'll go for the rule of 4 and 5. 2 and 10 are not co-prime, 4 and 5 are co-prime, so I'll go for the rule of 4 and 5. ठीक है, सो उससे मेरा 20 का रूल आ जाएगा. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी होता है कि कौन सा रूल पहले चेक करें. देखो 5 का रूल चेक करना तो बहुत ईजी है ना. कई बार सवाल में यदि आपको कोई किसी ने बोला कि डिविजिबिलिटी रूल मुझे चेक करना है 11 इंटू 3 इंटू 4, सो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 11 इज इक्वल टू 132. इफ somebody says go for the rule of 132, एकदम से आपको क्या करना, पहले 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप देखेंगे कि क्या क्या नंबर बन रहा है. सो लेट्स से 132 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 11. सो दैट मीन्स नाउ आई नीड टू चेक फॉर द रूल ऑफ 3, 4 एंड 11. तो किसका सबसे पहले चेक करूंगा, 4 का सबसे पहले आप चेक करेंगे. किसका चेक करेंगे, you will utilize the rule of 4 first and then go for 11 and then go for 3. Okay, so the rule of 4 is going to be preponderance in your calculation. आप सबसे पहले उसको करेंगे and then go for the rest of the rules. 3 के लिए लास्ट यूज करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल होता है 3 का रूल, sum of all the digits should be divisible by 3. ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं. को-प्राइम नंबर्स की बात निकली तो बता दो, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम इफ दे हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन देम. 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को आप कहते हैं को-प्राइम नंबर्स. ठीक है, समझ गए आप. तो अब यहाँ से HCF शुरू होता है, क्योंकि किसी ने फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ लिया है तो अब उसको समझ में आना चाहिए कि भाई HCF के अंदर क्या सवाल बन सकते हैं. HCF के अंदर 4 पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, 4 पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस. पहला HCF खुद ही अपने आप में एक पैटर्न है. इफ आई यूज इट इन ए वर्बल मैनर लाइक फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड x, y, z. नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM, मैं LCM को भी यहाँ पर लाना चाहूँगा क्योंकि HCF और LCM दोनों साथ में चलना चाहिए. जब मैं आपसे HCF पूछूंगा, ठीक है, तब मैं आपसे डिवाइजर मांग रहा हूँ. रिमेंबर द कैच ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज व्हाट आई एम आस्किंग, आई एम आस्किंग द डिवाइजर. फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड. तो याद रखें कि ये सिग्नेचर आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये डिवाइजर जो है ये मेरा HCF है और ये जो डिविडेंड है ये मेरा LCM है. सो HCF इज हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर. HCF इज हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर. नाउ अब HCF के अंदर नॉर्मली HCF कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं. ओके, या आप क्या करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं. अब डिवीजन का मेथड यूज करते हो तो एग्जाम में डिवीजन वाला मेथड इज मोर परफेक्ट देन LCM. अच्छा, एक बात और, कभी आप कोई सवाल LCM से करते हो तो प्लीज रिमेंबर दैट you please remember that when you use LCM or when you do prime factorization, you have to only use prime numbers. कई बार ऐसा होता है ना कि यार बड़ा नंबर दिख जाता है और अपने को लगता है यार इससे फटाफट डिवाइड हो जाएगा, कर लेते हैं. तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करो अनलेस यू आर वेरी श्योर कि मेरे पास जो नंबर्स है उसमें यही नंबर किसी 2 नंबर को करेगा और बाकी में ना तो वो नंबर करेगा ना तो उसका कोई फैक्टर करेगा.
तो इतने कॉम्प्लिकेशंस में ना जाके केवल ये बात यदि याद रखोगे तो अच्छा रहेगा कि यदि मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आई हैव टू ओनली यूटिलाइज प्राइम नंबर्स, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ गए? 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं उसकी लिस्ट एक बार देख लेना। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, तो जब भी अब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो मैं रूल ऑफ डिवीजन को अप्लाई करूंगा, बस रूल ऑफ डिवीजन आपको आता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। इसके अंदर 4 पैटर्न के सवाल होते हैं। पहला, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड x कॉमा वाई कॉमा जी। मैं क्या निकाल रहा हूं? ग्रेटेस्ट नंबर निकाल रहा हूं जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। तो कौन हो सकता है वो? दैट कुड बी एचसीएफ, ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइजर, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। ये शब्द आते से आपके दिमाग में बात आ जाना चाहिए कि आप डिवाइजर ढूंढ रहे हो। डिवाइजर ढूंढने का मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एचसीएफ। तो इसका आंसर ही इसी के अंदर छिपा है। द नंबर इज एचसीएफ ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जी, बस। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। मैं बोल सकता हूं आपसे कि भाई अब मेरे पास 3 कंटेनर है और तीनों कंटेनर में कुछ लीटर्स ऑफ मिल्क है, किसी में 6000 लीटर, किसी में 15000 लीटर, किसी में 9000 लीटर। ओके, और मुझे तीनों में से मिल्क को पॉर करना किसी एक लार्ज कंटेनर में। So I am doing this with the help of a bucket. So what is the maximum size of that bucket with which I'll start the pouring, such that at the end none of the containers will left with any amount of liquid or milk. तो बेसिकली मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे एचसीएफ भी पूछ रहा हूं। तो पहले वाला जो कंटेनर है उसमें x लीटर ऑफ मिल्क है फॉर एग्जाम्पल। ओके, और मैंने जो कंटेनर लिया, मान लिया मैंने जो कंटेनर लिया, उस कंटेनर का साइज मतलब उसमें कितना लीटर आ सकता है, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ पोरिंग इज इक्वल टू x. So therefore the size of that container is nothing but a factor of the number x, and that is also the factor of y, and that is also the factor of z. So therefore उस तरह के सवालों में आपको ये पूछा जा सकता है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि आपने कितने आइटरेशन किए हैं। आइटरेशन मतलब द नंबर ऑफ पोरिंग्स आपने कितने बार किए। इस तरह के जो सवाल है पूरे एचसीएफ में छुपा होता है। ऑल ऑफ देम आर प्लेस्ड वेयर इन दे आर प्लेस्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ। तो एक तो ये हो गया पहला टाइप। इसी को घुमा के पूछना है तो दूसरा टाइप मेरा बनेगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide x comma y comma z and leaves remainder r in each case. देखो अभी भी मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं वही उसी सवाल पे हूं। अभी मैं ये पूछ रहा हूं कि वही 3 नंबर है और मुझे वो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जिससे मैं x को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक रिमाइंडर बचेगा। बट डिवाइजर मेरा ग्रेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बार बार इस पे फोकस आएगा। व्हाट इज दैट ग्रेटेस्ट नंबर? वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? ना लुक एट दिस केस, ये r यदि नहीं होता तो वो जो ग्रेटेस्ट नंबर आप ढूंढ लेते वो कौन होता? वो एचसीएफ होता। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? आपको अभी भी एचसीएफ निकालना है। द नंबर इज एचसीएफ ऑफ x माइनस आर कॉमा वाई माइनस आर कॉमा जी माइनस आर, दैट्स ऑल। तो यहां पर सेम सवाल बन सकता है कि 3 बड़े बड़े कंटेनर्स है, तीनों में कुछ लिक्विड रखा हुआ है। आई वांट टू पॉर इट विद द हेल्प ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट बकेट
into a bigger large container such that at the end of the process I found there are 6 liters left in each of the containers. So how many iterations are done and what is the size of the bucket that I have used. पूरा उसी के ऊपर है बेस्ड. ओके, और इसी का तीसरा फॉर्म आई विल यूटिलाइज डिफरेंट आर, मतलब find the greatest number that will divide x comma y comma z and leaves remainder what? R1, R2, R3. R1 comma R2 comma R3 respectively in each case. तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है the number is HCF of same x minus R1, y minus R2 और z minus R3. ये फॉर्मेट है आपका, इसी पे सवाल आएगा. मतलब अब मैं बोलूंगा कि आपके पास जो कंटेनर्स है उसमें किसी में 6 लीटर बचेगा, किसी में 8 लीटर बचेगा, किसी में 10 लीटर बचेगा. तो जो भी रिमाइंडर्स है दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वैल्यूज एंड टेक द HCF ऑफ ऑल द 3 or 4 whatever that is given. सारे वैल्यूज you will find out that capacity of the highest, capacity of the bucket which is highest, उससे बड़ा कोई नहीं होगा. ठीक. और ये जो टाइप आपने सेकंड देखा, इसी को हम यूज करते हैं टाइप 4 में, ये बोल करके फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide x comma y comma z and leaves the same remainder. वहां पर भी बोला and leaves the same remainder. यहां पे r डिफाइंड है, यहां पर मैंने डिफाइंड ही नहीं किया. and leaves the same remainder in each case. Look at this. Now the beauty of this type is that I did not use R. तो मेरा इसमें आंसर क्या आएगा? My answer would be the number is HCF of x minus y, y minus z और z minus x. ओके, नोट करके इस बात को ध्यान रखो. टेक पॉजिटिव डिफरेंस. इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है. x में जो रिमाइंडर आएगा y में भी वही रिमाइंडर आएगा. तो डिफरेंस करोगे तो रिमाइंडर कैंसिल. सो x माइनस वाई विल बी ब्रेक डाउन इनटू फैक्टर्स. ओके, उन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा दैट इज योर आंसर. मतलब x माइनस वाई के प्राइम फैक्टराइजेशन में, y माइनस जेड के प्राइम फैक्टराइजेशन में और z माइनस एक्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा दैट इज माय आंसर. इज दैट पॉइंट क्लियर? कर सकोगे ना इसमें? दिस आर नॉट गोइंग टू वेरी टफ, दिस आर गोइंग टू वेरी सिंपल एंड ईजी. कई बार आपको बोला जाएगा कि भाई मेरे पास ऑरेंज ट्रीज के इतने सैपलिंग्स है, मैंगोज के इतने हैं, पाइनएप्पल के इतने हैं, सच दैट दे आर गोइंग टू बी प्लांटेड इन रोज. उनको मैं रोज में प्लांट कर रहा हूं. ओके, द कंडीशन इज दैट नो रो कंटेन ए मिक्स्ड प्लांटेशन. मतलब किसी में भी ऑरेंज का प्लांटेशन है तो उसमें केवल ऑरेंज का प्लांटेशन ही होगा. द रो मस्ट नॉट कंटेन एनी अदर सैपलिंग्स. ओके, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैपलिंग्स दैट आर प्लांटेड इन ए रो एंड हाउ मेनी रोज फॉर दैट मैटर हैज बीन made or completed. So the maximum number of saplings in a row is nothing but the greatest common factor between the numbers, among the numbers. और greatest factor से उस given number को divide कर देंगे तो number of rows मिल जाएगा. याद रहे, the number of rows are always going to be what? The number of rows are always going to be the total number of saplings divided by the HCF. That would tell you the number of rows. ठीक है. इसी पे एक सवाल आ सकता है
जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के सवाल भी आते विच मे नॉट लुक लाइक क्लोजर टू HCF बट दे आर सो। जैसे मैंने आपको बोला ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, rectangular plot of dimension 42 meters या 42 feet into 54 feet are a rectangular plot of dimension this is covered with square tiles, is covered with square tiles of maximum size. Okay, how many tiles are required? How many tiles are required? Now look at this question. Try to take a feel. The dimension is given to you. The rectangular field's dimension has been given to you. That means the length and breadth is given to you. मुझे उसको स्क्वायर टाइल से भरना है. शर्त ये रखी आपने कि उसका साइज, ठीक है ना, स्क्वायर टाइल्स ऑफ मैक्सिमम साइज, हर टाइल का साइज मैक्सिमम होना चाहिए. तो ऐसे में मेरे को कितने टाइल्स चाहिए? हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड? नाउ since it is the maximum size, so now I need to solve for the HCF of 42 and 54. Now tell me what is HCF of 42 and 54? ये 6 आ जाएगा. इसका मतलब वो जो टाइल है ना, उस टाइल का जो साइज है वो है 6 feet by 6 feet. So the HCF of the dimension will always give you the size of the tile. Remember that. तो ये हो गया साइज. अब नंबर ऑफ टाइम्स निकालना मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल. दैट्स ऑल. एरिया अपॉन एरिया एज यू नो विच इज नथिंग बट 42 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6. एक बात और, बहुत सारे बच्चे जब कैलकुलेशन करते हैं, व्हाट दे डू, दे मल्टीप्लाई द वैल्यू फर्स्ट, they make it bigger and then they divide by 6 into 6 36. Don't do that. यदि कोई चीज प्रोडक्ट में है ऑलरेडी तो मैं कैंसिल वाले मेथड से आई विल डू कैंसिलेशन. तो 6 7s are 42, 6 9s are 54, 9 7s are 63. 63 tiles are required. ओके, इस तरीके के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं. इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर मैक्सिमम साइज ना यूज करके वो ये बोल सकते थे कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ मिनिमम नंबर्स. दैट ऑल्सो सेंस द सेम. इफ द नंबर ऑफ टाइल्स आर मिनिमम, दैट मीन्स ही इज इनडायरेक्टली आस्किंग यू दैट द साइज ऑफ द टाइल इज मैक्सिमम. तो स्टिल आई हैव टू फॉलो द सेम थिंग, नीड नॉट टू बॉदर अबाउट एनीथिंग एल्स. तो मेरे को अभी भी दोनों ये नंबर्स का HCF ही निकालना है एंड दैट HCF विल रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द टाइल. क्या होता है कि आपके दिमाग में नहीं आता, आपके दिमाग में आता है सर यार HCF निकालेंगे तो एक ही नंबर निकलेगा, साइज ऑफ द टाइल में तो मेरे को 2 चाहिए, लेंथ और ब्रेड. हम भूल जाते हैं सबकॉन्शियसली, हमारे दिमाग में ये नहीं रहता है कि स्क्वायर जो होता है उसके प्रॉपर्टीज में ये बात है दैट ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर्स आर इक्वल and 2 edges are at an angle of 90 degree. हम भूल जाते हैं बात, तो वहां पर आपको ये इस्तेमाल करना पड़ सकता है. ठीक है. अच्छा याद रखो, यदि मेरे को आपने फ्रैक्शंस दिया और पूछा फ्रैक्शंस का HCF निकालना है, तो HCF यदि फ्रैक्शंस का है तो न्यूमरेटर का HCF, डिनोमिनेटर का LCM. ऑलवेज रिमेंबर दैट. छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना, तो ये वाला पार्ट आपको कवर करना है. उसके बाद आता है आपका LCM. LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब अब आप किसको ढूंढ रहे हो? नाउ यू आर सर्चिंग फॉर द डिविडेंड. दिस इज कॉल्ड एज LCM. LCM निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो देयरफॉर इन कैलकुलेशन ऑफ
prime factorization, you should always utilize the prime numbers. Do not take any other numbers, only take prime numbers. That's all. This is the method. ठीक है, सबको आता ही LCM, so I'll not fall into the calculation of LCM. इसके अंदर बहुत सारे varieties बन सकते हैं. You can expect a number of varieties in this particular type. Also यहीं से remainder theorem भी शुरू हो जाता है. So before getting into remainder theorem, let me tell you those types that you need to remember. Number one, पहला, what is the least number? What is the least number that is divisible by x, y, z? कौन है वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होगा? देखो हम किसको ढूंढ रहे हैं? हम डिविडेंड को ढूंढ रहे हैं. मतलब डिवाइजर अभी दिया हुआ है, पहले डिवाइजर नहीं दिया था, पहले डिवाइजर को ढूंढना था. अब हमको डिवाइजर ऑलरेडी दिया हुआ है, अब हमको डिविडेंड को ढूंढना है. इसका मतलब जो डिविडेंड है वो यदि इससे 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 ये तीनों से यदि डिवाइड होता है, दैट मीन्स वो तीनों का मल्टीपल ही होगा. सो देयरफॉर द नंबर इज LCM ऑफ x, y, z. देखो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब आप मल्टीपल को ढूंढ रहे हो, डिवाइजर का मल्टीपल, डिवाइजर के मल्टीपल को ढूंढ रहे हो. मतलब जिसको भी आप ढूंढ रहे हो, इट इज सम मल्टीप्लायर ऑफ x, इट इज सम मल्टीप्लायर ऑफ y, इट इज सम मल्टीप्लायर ऑफ z, है ना. एनी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड टू x will represent that number. Any natural number multiplied by y will represent that number. Any multiplier or natural number multiply z will represent that number. तो इसका मतलब ये सारे कौन है? डिवाइजर्स है. ठीक है. इसी को पूछने का दूसरा तरीका ये हो सकता है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर which when divided by x, y, z, x, y, z, the remainder is small r in each case. अब आप इसको देख लीजिए. द नंबर इज, देखो ये तीनों तो डिवाइजर है, रिमाइंडर आपको चाहिए, तो रिमाइंडर जो चाहिए होता है उसको हम ऐड करते हैं, याद करो आप. सो दैट इज एन एक्स्ट्रा पार्ट टू बी एडेड, क्योंकि ये जो डिवाइजर्स है इनका जो भी मल्टीपल होगा वो तो इनसे डिवाइड होगा. सो देयरफॉर द नंबर इज LCM ऑफ x, y, z प्लस r. ये अलग से आपको r जोड़ना पड़ेगा. तो टाइप 2 जो है वो टाइप 1 के बाद बना है. सो समबडी हु अंडरस्टैंड्स टाइप 1 वुड अंडरस्टैंड टाइप 2 एज वेल. ठीक है. तीसरा, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x, y, z, the remainders are r1, r2, r3 respectively. In each case, तो यहां पर याद रखो द नंबर इज LCM ऑफ x, y, z और माइनस k. दिस k is very important, where k is equal to x minus r1, y minus r2 equal to y minus r2 equal to z minus r3. When the difference of the divisor and the remainders are constant, then you have to apply this method. Okay? जो आपका डिवाइजर है और जो आपका रिमाइंडर है उनका जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट.
देन यू अप्लाई दिस पर्टिकुलर मेथड। ये 3 फंडामेंटल टाइप्स है, इसी 3 फंडामेंटल टाइप्स पर बाकी के टाइप्स बेस्ड है। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलसीएम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो द नंबर इज एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, अगले वाले में प्लस आर, तीसरे में माइनस के। ओके, नाउ लेट मी गिव वन एग्जांपल where you could see the application of all the 3 varieties in one single question. ठीक है, मुझे बताओ, tell me the greatest 6 डिजिट नंबर। देखो यहां पर मैंने बांध दिया आपको, जब हम एलसीएम पर बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं हम ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकालते, बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट, इट कुड लीड टू इन्फिनिटी। तो हम जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, तो हम वो पहला नंबर निकालते हैं, सबसे छोटा, जो इन तीनों से डिवाइड होगा। तो वो जो जब निकल जाता है वो एलसीएम, उस एलसीएम का हर मल्टीपल इन तीनों से डिवाइड होगा। तो जैसे आपने कहा कि सर द 3 डिजिट्स दैट यू हैव गिवन, उनका जो एलसीएम है, लेट्स से द नंबर इज 240। 240 into 1 is the first one, then 240 into 2 is the second one, 240 into 3 is the third one, और ऐसे करके एलसीएम के सारे मल्टीपल्स निकाल सकते हो। तो अब एग्जामिनर ना आपको ये पूछ सकता है व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ, व्हाट इज द 4th लीस्ट मल्टीपल ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। उसके लिए भी मेरे को लीस्ट कॉमन मल्टीपल पहले चाहिए, और आपने 4th लिस्ट बोला है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं पूछ सकते, बिकॉज द नंबर विल लीड टू infinity, but you can always ask me what is the greatest 6 digit number which when divided by let's say कोई भी नंबर ले लो आप, there is no problem, 24, 40, 60, the greatest 6 digit number which when divided by these 3, the remainder is number 1, 0 in each case, 0 in each case, हर केस में 0 आएगा, मतलब नो रिमाइंडर चाहिए आपको। सेकेंड, द रिमाइंडर इज 11 इन ईच केस। अब इसका मतलब ये कि जहां पर 0 आ गया उसमें 11 ऐड कर दूंगा, आई विल गेट द नेक्स्ट नंबर। थर्ड इज द रिमाइंडर्स आर आप ले सकते हो 15, 31, 51 respectively in each case. Now look at this. Divisor 24 and 25 will lead to 9. Difference of 40 and 31 will lead to 9 and 60 and 51 will lead to 9. So the value of k is equal to 9 यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि आप वो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढ रहे हैं जो कि इन तीनों से डिवाइड होता है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम, देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ ईच ऑफ देम। सो व्हाट इज एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स? लेट अस कैलकुलेट द एलसीएम। पहले मैं एलसीएम कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके, द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एलसीएम इज ओनली टू टेक प्राइम नंबर्स। सो 12, 20, 30, 6, 10, 15. So long I have even number, I'll utilize 2, up 3, up 5, खत्म। So what is my LCM? 5 to the 10,
3 2 6, 6 2 12, 120। देखो जब भी कहीं पर आपको मल्टीप्लाई करना हो ना 2 और 5 आ जाता है, तो 2 और 5 को छोड़ देना, कभी मल्टीप्लाई मत करना, उसको छोड़ दो। ओके, बाकी लोगों को मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा आपका, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी इजी हो जाएगी। सो नाउ लुक एट दिस, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू ऑलवेज 10, तो 12 इंटू 10 विल गिव मी व्हाट, 120। तो 120 से मुझे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर डिवाइड करना। व्हाट इज ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर? 6 टाइम्स 9, पता है ना आपको, इसको मुझे डिवाइड करना 120 से। क्यों डिवाइड कर रहा हूं वे? यदि ये जो 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, यदि यही मेरा आंसर है, then this number must be divisible by 120. So I am just checking whether this number is my answer or not. That's all. Okay? क्योंकि आपने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको मालूम है, आप केवल ये चेक कर रहे हो कि ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कहीं मेरा आंसर तो नहीं है, यदि है तो ये 120 से डिवाइड होगा, बस इसको आप चेक कर रहे हो। लेट अस चेक इट। 12 8 are 96, 960. I left with 39 एज रिमाइंडर, 9 उठा के लिया है। 12 3 are 360, 39, तो आपको दिख गया होगा। 12 3 are 360, अगेन 39, फिर अगेन 12 3 are 360, व्हाट यू गॉट 39। आपने कहा सर योर आंसर इज 120 टाइम्स ऑफ 8333। ये रिमाइंडर बताता है कि दिस इज एन एक्स्ट्रा पार्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड। यदि ये 39 इसमें नहीं होगा, देन दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। सम पीपल कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 6 टाइम्स 9 और सिंपली मल्टीप्लाई 8333 बाय 120, यू विल गेट द सेम वैल्यू। सब्ट्रैक्शन इज इजी, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 999, अगेन 999 माइनस 39, दैट वुड गिव मी 999, फिर एक बार 9 60। दिस इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 40 एंड 60 द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0। तो ये हो गया मेरे पहले का आंसर। इसका आंसर इज 4 बार 9 60। जैसे ही पहले का आंसर निकल गया, अगले का आंसर तुरंत निकल जाएगा, बिकॉज इसमें मुझे सिंपली 11 ऐड करना है बस। तो व्हेन आई डू दैट 999, फिर एक बार 9 60 प्लस 11 वुड गिव मी 71। दिस इज माय सेकंड आंसर। अच्छा एक बात बता देता हूँ, कई बार एग्जामिनर्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग द वैल्यूज सच दैट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर may come very close to 6 times 9, ओके। और जो रिमाइंडर बचता है वो हो सकता है 1 या 2 बचे, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करके यहाँ तक ले आओगे। और यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसी में 11 ऐड किया, हो सकता है कि आप 11 उसमें ऐड करो तो ये नंबर 7 डिजिट में खिसक जाए, ओके। इफ दैट हैपन्स देन जस्ट सब्ट्रैक्ट 120 फ्रॉम दिस वैल्यू, क्योंकि आपका आंसर 120 का मल्टीपल याद रखना, ओके। तो यदि वो 7 डिजिट में खसक जाए तो उसमें से 120 सब्ट्रैक्ट कर लो। एवरी टाइम इफ यू सी दैट द नंबर एक्सीड्स बाय सर्टेन वैल्यू, देन यू हैव टू ओनली सब्ट्रैक्ट द डिवाइजर, दैट्स ऑल। तीसरे वाले में देखो बहुत सिंपल है, इसमें आपका डिफरेंस 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9 है, 40 माइनस 31 9 है, और 60 माइनस 51 9 है। उस 9 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? कम बैक टू द कॉन्सेप्ट अगेन, दैट k इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एलसीएम, रिमेंबर दैट। तो यहां पर एलसीएम का काम कौन कर रहा है? यहां पर एलसीएम का काम यही कर रहा है, बिकॉज दिस इज द मल्टीपल, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 120, सो द नंबर इज 999, एक बार 9 60 माइनस 9, सो योर आंसर वुड बी 4 बार 9 51, ओके। तो एलसीएम में ये पैटर्न के सवाल बन सकते हैं। यहां पर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट ना बोल करके स्मॉलेस्ट 7 डिजिट बोल सकता था,
तो ग्रेटेस्ट जिसको करना आ गया वो स्मॉलेस्ट पे काम कर सकता है। यदि यदि यहां पर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट ना बोल करके स्मॉलेस्ट 7 डिजिट बोल देता, मैं मान लेते हैं, ओके, तो पता है क्या होता है, ये जो ग्रेटेस्ट आपने निकाले ना यहाँ पर, इसमें 120 ऐड कर देते बस, तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट में पहुंच जाता है। इसमें भी 120 ऐड कर देते बस, इसमें भी आप 120 ऐड कर देते, दैट्स ऑल। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। तो एलसीएम का फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज करके ये वाले सवाल आपके बनते हैं। आई होप ये आप कर लोगे, ठीक है। ये जो 3 वैरायटी आपने देखा, इस 3 वैरायटी को हम आगे और प्रोसेस करते हैं। पहले वाले को छोड़ देते हैं, ये टाइप 2 और टाइप 3 को और आगे प्रोसेस हो सकता है वो। इसके आगे का जो पार्ट है वो ये बन सकता है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x, y, z, द रिमाइंडर इज r इन ईच केस, but when divided by some other positive number, let's say p, the remainder is 0. तो वो सबसे छोटा नंबर कौन है? I'll put an example to make you understand this particular type. सवाल ये, a number when divided by ए नंबर में डिवाइडेड बाय, मैं वही ले लेता हूँ जो अभी आपने देखा, 20, 24, 30 ले लेता हूँ, ओके। ए नंबर में डिवाइडेड बाय 20, 24, 30, द रिमाइंडर इज कितना ले लेता हूँ, द रिमाइंडर इज लेट्स से 9 in each case, okay, but when divided by uh, 13, the remainder is 0. The remainder is 0. Find the least number of such type. देखो एक्सटेंशन आ गई है, ये जो मैंने यहां से बढ़ाया, बट व्हेन डिवाइडेड बाय सम अदर पॉजिटिव इंटीजर, लेट्स से p, द रिमाइंडर इज 0. फाइंड आउट द लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइप। दिख रहा है आपको? जो नंबर है वो इन तीनों से डिवाइड होता है, ओके, इन तीनों से डिवाइड होता है, और रिमाइंडर कितना देता है? 9 का देगा, ठीक है। लेकिन 13 से डिवाइड होने पर क्या होगा? 0 रिमाइंडर आएगा। चलो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 30। ये आप पहले कैलकुलेट कर लो, 20, 24 एंड 30। 2 से 10, 12, 15, 2 से 5, 6, 15 ही रहेगा, 2 से 3, 5, 15, 3 से 1, 5, 5, और फिर 5 से 1, 1, 1, 5 3 से 15, 15 2 से 30, 30 2 से 60, 60 2 से 120। तो आपने कहा सर ये 120 आया, ओके। तो आपका जो नंबर है, सो देयरफॉर द लीस्ट नंबर इज, जो लीस्ट नंबर होगा वो इसी का कोई मल्टीपल होगा, +9। द लीस्ट नंबर इज, कुछ भी ले लेते हैं, k टाइम्स ऑफ 120, k टाइम्स ऑफ 120 +9, and is divisible by 13। यही है ना आपका आंसर? आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना k इंटू 120 +9 डिवाइडेड बाय 13।
ठीक है ना, k इंटू 120 प्लस 13 डिवाइड बाई k इंटू 120 प्लस 9 डिवाइड बाई 13. We have to find the least value of k for which the numerator is divisible by 30. न्यूमरेटर 13 से डिवाइड हो जाएगा. बस मुझे ये काम करना है, नथिंग मच इज रिक्वायर्ड. अब ये जो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. थोड़ा सा इसको इधर खसका देता हूं, दैट विल हेल्प मी. ओके, मैं k की सबसे लीस्ट वैल्यू निकाल रहा हूं जिसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए. चलेगा? देखो लोग क्या करते हैं, इसको k की वैल्यू को 1 रखेंगे पहले, सो इट विल बिकम 120 प्लस 9, 129 डिवाइडेड बाय 30. द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12. Okay, then they will put k is equal to 2 into 120, that is 240. 240 plus 9 is equal to 249. और फिर वो 249 को 13 से डिवाइड करेंगे कि 13 1 is 13, 13 9s are 117, so the remainder is 2. k की वैल्यू 2 पर, रिमाइंडर 2, and they will keep on doing like this till they find out the remainder equal to 0. But you will not do this because when you do this it will take a lot of your time. आप क्या करोगे, ये जो k है ना, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है. 9 कांस्टेंट है, एक ही बार ऐड हो रहा है, तो आप इस 13 से 120 को डिवाइड कर दो, तो यहां से रिमाइंडर कितना आ रहा है. 130 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है यहां से केवल 12 रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है. कितना आ रहा है, ये मेरा ऑपरेटर है, बस यही काम करेगा आपका. तो पहला रिमाइंडर कौन आएगा, k इज इक्वल टू 1 पर 3 प्लस 9 12. फिर जो 12 आया उस 12 में फिर 3 ऐड करो, 12 प्लस 3 15. 15 when डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर इज 2. अब इस 2 में फिर 3 ऐड करो, 5 खुद 13 से छोटा है तो वही मेरे रिमाइंडर होगा. 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 अभी भी छोटा है तो इट विल बी द रिमाइंडर. 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, वही मेरा रिमाइंडर है क्योंकि वो 13 से छोटा है. 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14, 13 से बड़ा है. 14 वन डिवाइडेड बाई 13 द रिमाइंडर इज 1. 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 इज डिविजिबल बाई 13, सो द रिमाइंडर इज 0. कहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया 0. किस नंबर पर आया, 3 4 5 6 7 8 9 10. आपने कहा सर 10 पर आया. सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 10. सो द लीस्ट वैल्यू और द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर इज 0 इज 10 टाइम्स ऑफ 120, दैट इज इक्वल टू 1200 प्लस 9 120 into 10 plus 9 which is equal to 1200 plus 9 1209. This is my least number. यहां से एपी भी शुरू हो जाएगा एक. यदि आपने बोला कि आई वांट टू कैलकुलेट द 10th नंबर ऑफ सच टाइप, तो क्या करेंगे, ये पहले आपने निकाल लिया, आपको एक और निकालना पड़ेगा सीरीज में. तो ये जो प्रोसेस है आपका, इस प्रोसेस को आप आगे कंटिन्यू करेंगे. You will continue this process. Let's say if somebody says that I would like to go for it, this is the number. The number is, the least number is okay. किसी ने आपसे बोला कि मुझे 10th नंबर कैलकुलेट करना है इस चीज का, ओके तो आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चलोगे और ये तब तक चलाओगे जब तक आपको दूसरा 0 नहीं मिल जाता. तो 0 के बाद फिर 3 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा. 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9
9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 ये देखो फिर से 12 आ गया। तो 12 के बाद फिर ये नंबर जाओ फटाफट लिख तो देखो आप 2 आ जाएगा, 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 10 आएगा और 10 के बाद फिर से 0 आएगा। हैव यू सीन दैट? कहाँ पर मिला आपको? 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. All right, so my second number would be what? My second number would be 23 into 120. Second number is 23 into 120 plus 9. तो कितना हो जाएगा? 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, 27 और 9, ये आ गया आपके पास। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा डी। नाउ यू आर आस्किंग फॉर द 10th नंबर, योर आंसर वुड बी a plus 9d. This is a plus 9d is the difference of these two number. Is that point clear? तो ये जो काम अभी आपने किया ये रिमाइंडर थ्योरम का काम है। तो यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम शुरू होता है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, दिस कॉन्सेप्ट कैन बी इक्वली एप्लीकेबल इन द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे सवाल बन सकता है कि एक लीस्ट नंबर बताओ जिसको 3 नंबर से डिवाइड करने पर 3 अलग अलग रिमाइंडर्स आते हैं, लेकिन एक p से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं आता है। व्हाट इज दैट लीस्ट नंबर? तो उसको करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, ये मेथड फॉलो करना है बस। दिस इज द ओनली मेथड दैट यू नीड टू फॉलो एंड डू एज आई हैव डिस्कस्ड इन द सॉल्यूशन, यू विल ऑलवेज गेट द राइट आंसर। एक मैं आपको और बता दूं, आपको पहला 0 मिला यहां पर, आप देख सकते हो, आपको अगला 0 मिला यहां पर। यदि आपका डिवाइजर प्राइम नंबर है, तो पहला जहां पे मिलेगा, जैसे 10 पे मिला, उसमें ये 13 ऐड कर दो तो 10 प्लस 13, तो अगला आपको 23 पर ही मिलेगा। ओके, I have done more than hundreds of questions of this variety while solving it in the class, but in none of the times I ever saw any ambiguity in this calculation, as there is no rule. Okay, क्योंकि किसी किताब में इस तरीके की चीजें लिखी नहीं है, क्योंकि किताब यदि मैं लिखूंगा तो शायद मैं इस एक्सपीरियंस पर बलबूते पे लिखूंगा ये लाइन, दैट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। ओके, और आपको भी पता है कि किताबें आजकल कैसे लिखी जाती है, इधर से 100 सवाल इकट्ठे किए, उधर से 100 सवाल इकट्ठे किए, जोड़ दिए। ओके, लेकिन फिर भी आप पेपर में सॉल्व करना, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग की कभी आपके पास लगे कि दैट आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, आई वुड लाइक टू डू इट इन 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स। तो यदि पहला यदि आपको 10 पे मिल रहा है और डिवाइजर आपका प्राइम नंबर है तो उतना इसमें जोड़ दो। सो 10 प्लस 13 इज इक्वल टू 23, सो द नेक्स्ट नंबर यू विल गेट एट 23 ओनली। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो यहां पर आप इसको यूज कर लेना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके बाद आता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, देखो यदि मैंने बोला a into b is equal to c, okay, then a is equal to c by b, मतलब c is divisible by b, c is also divisible by a। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और कुछ बच जाएगा तो रिमाइंडर के फॉर्म में निकल आएगा। तो ये जो आपका डिविडेंड है उसको आपने स्मॉल डी डिवाइजर से डिवाइड किया, एक क्वोशिएंट मिलेगा, एक रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब हर एक डिविडेंड को
दो लीनियर मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स में लिखा जा सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन से मतलब कि एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन, m is the slope of that line, okay, c is the intercept, y is equal to mx plus c। तो ये जो c है वो मेरा रिमाइंडर का काम कर रहा है, ओके। तो यदि आपने मुझे एडिशन में 3 नंबर दे दिया, आपने कहा कि भाई देयर आर 3 नंबर्स x1 x2 और x3, और इसको मुझे a से डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना है, ओके। इसका मतलब ये जो x1 है, दिस x1 इज a टाइम्स ऑफ ए नेचुरल नंबर प्लस रिमाइंडर, x2 इज अगेन b टाइम्स ऑफ मतलब x1 is 8 times of a natural number plus some remainder, x2 is 8 times of some natural number plus some remainder, and x3 is also 8 times of some natural number plus some remainder. इसका मतलब the numerator can be written as 8 times of some natural number plus remainder. मतलब आपने बोला कि सर x1 is equal to 8 times of Q1, ये क्वेश्चन है आपका, प्लस R1, दिस कुड बी रिटन एज 8 टाइम्स ऑफ Q2 प्लस R2, एंड दिस कुड बी रिटन एज 8 टाइम्स ऑफ Q3 प्लस R3। ये ऐसा कुछ करना नहीं है, दिस इज फॉर द परसेप्शन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको बता रहा हूं। दिस A कैन बी टेकन एज कॉमन फ्रॉम Q1, Q2 एंड Q3, and I would have the numerator as this divided by a। क्या मैं बोल सकता हूं that now I have 2 parts in the numerator? Can I say that? The first part which is a multiple of a, and the second part whether this R1 plus R2 plus R3 is a multiple of a, I have no idea. But ये तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई इस पार्ट में यदि a से मैं डिवाइड करूंगा तो इस पार्ट से रिमाइंडर कुछ भी नहीं निकलेगा, द रिमाइंडर इज। अब यदि रिमाइंडर है कुछ तो मैं इस पार्ट को ऐड करके इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दूंगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यदि आपने 3 नंबर दे दिया तो मैं 3 नंबर को अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर्स निकाल दूंगा और उन तीनों रिमाइंडर्स को सम करके देखूंगा। इफ दैट इज ग्रेटर देन द डिवाइजर, then that value is again further divided by the divisor so that I can get the final remainder. And if the sum of those 3 remainders is less than a, then that is my final remainder. तो आपने देखा कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो छोटे से पार्ट में टूट गया। अब ये चाहे कितना भी बड़ा हो, डज नॉट मैटर, मैं तो तोड़ के रिमाइंडर निकालूंगा। So therefore the concept of remainder theorem is applicable in addition, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों में अप्लाई होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आपने कहा 128 टू द पावर 3 प्लस 172 टू द पावर 2 प्लस 168 डिवाइडेड बाय 13, डिवाइडेड बाय 13, व्हाट इज द रिमाइंडर? तो आपको केवल इसको डिवाइड करना है। क्या ये 13 का मल्टीपल है? तो आपने कहा कि सर ये 13 टेंजर 130 होता, पर 13 नाइनजर 117 है, तो ये मल्टीपल के बाद 11 बचता है। इसमें कितना बचता है? 11 बचता है। तो ये नंबर हो जाएगा 11 टू द पावर 3। आपने कहा सर ये नंबर 13 1 इज 13, 42, 13 3 जा 39, 3 बचता है, तो ये 3 टू द पावर 2, और ये 13 1 इज 13, 3 बचेगा, तो यहां पर भी 12 बचता है, तो ये केवल 12 आ जाएगा। 13 1 इज 13, 38 बचा, 13 2 जा 26, ठीक है, 38 में से 26 गया तो बचा 12। नाउ यू कुड सी दैट द न्यूमरेटर इज स्टिल ग्रेटर देन 32, ग्रेटर देन 13।
तो मैं अब न्यूमरेटर को फिर से सॉल्व करूंगा, 11 टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 1331। यदि नहीं भी आता है तो आप क्या करो, 11 का स्क्वायर 121 इंटू 11 कर दो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12, ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21। 21 when divided by 13, 21 when divided by 13, the remainder is 8 plus 13 से 112 को डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 13 9 117, 4 बचेगा रिमाइंडर, 4 इंटू 11, ये 11, 4 इंटू 11 44, 4 इंटू 11, 11 4 44। Now look at the numerator, it is still greater, 44 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 52, कितना हो जाएगा ये 52। नाउ लुक एट दिस, द न्यूमरेटर 52, I could see that the numerator 52 is a multiple of 13, 13 4s are 52, so now the remainder is equal to 0. Is that point clear? यदि यहाँ पर 168 के जगह पर 169 होता तो यहाँ पर 53 होता तो मेरा रिमाइंडर होता 1. Okay, so what I have seen that the remainder theorem is applicable in both addition, subtraction and multiplication. Indirectly यहाँ पर मैंने multiply भी कर दिया, आप देखो 121 divided by 13, the remainder is 4, 4 into 11 is equal to 44, वो रिमाइंडर को मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि दिस 121 कैन बी रिटन एज 13 into 9 plus 13 into 9 is equal to 117 plus 4 into 11. जब ये 11 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 13 into 9 into 11 plus 4 into 11 डिवाइडेड बाय 13, ये देखो ये 13 का मल्टीपल हो गया, तो यहाँ से रिमाइंडर फिर से 0 आएगा एज पर द कॉन्सेप्ट, तो ये पार्ट मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे केवल 11 4 44 को डिवाइड करना है, एंड दैट वे आई विल बी एबल टू गेट the value 44 plus 8 is equal to 52, which further when divided by 13 the remainder is 0, so my answer is remainder equal to 0. The same rule can be applied with whatever powers that you have. अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर यदि पावर बढ़ गए तो क्या दिस मेथड वुड बी यूजफुल इन द कैलकुलेशंस, तब हम साइक्लिक पैटर्न का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर आई वुड लाइक टू चेक whether 128 to the power 62 divided by 9, what is my remainder? Now I will not decrease the power, you can utilize two methods. The first method is you can decrease the powers slowly and get back to the remainder, धीरे धीरे आप आ सकते हो, और यू कैन यूटिलाइज दिस साइक्लिक पैटर्न, क्योंकि ये जो नंबर डिवाइजर आपका 9 है ना, जब भी आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 से लेकर 8 तक कोई भी आ सकता है, इफ देयर इज रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 0 और द रिमाइंडर कुड बी फ्रॉम 1 to 8, 9 रिमाइंडर कभी नहीं होगा 9 से डिवाइड करने पर। तो लेट अस चेक 1 मतलब डिफरेंट पावर्स ऑफ 128 व्हेन डिवाइडेड बाय 9, द रिमाइंडर्स कुड बी फ्रॉम 1 to 8. लेट अस चेक 128 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 9, व्हाट इज माय रिमाइंडर, यहां से मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूं, व्हाट इज माय रिमाइंडर, 9 1 is 9, 38, 9 4 is 36, 2 is my remainder. Look at this. Okay, 128 to the power 2 divided by 9, what is my remainder? अब इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार 2 आएगा ना, 2 into 2, यही तो रिमाइंडर थ्योरम है, so it will give me 4. और 128 to the power 3 divided by 9 would give me 2 into 2 into 2, which is equal to 8. 8 is less than 9, so my remainder is 8 only. आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर 128 to the power 3, तो I can take remainder of 128 to the power 2 and remainder of 128 to the power 1, क्योंकि ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा, so 4 into 2 is equal to 8 कर सकते हैं। Now 128 to the power 4 divided by 9, तो 4 बार 2 मतलब 16 कर सकते हो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 2 16, क्योंकि यहाँ पर 4 का पावर है, तो एक 3 पावर और एक 1 पावर, सिंगल पावर को यूटिलाइज कर सकते हो। 8 2 16, 16 डिवाइडेड बाय 9, 16 डिवाइडेड बाय 9, द रिमाइंडर इज 7. नाउ 128 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 9,
5 है तो एक 4 और एक 1 कर सकते हो. 7 2 14, 14 divided by 9, the remainder is 5. Now 128 to the power 6 divided by 9. Now 5 2 10, 10 divided by 9, the remainder is 1. जब भी आपको रिमाइंडर 1 आएगा ना, द नेक्स्ट रिमाइंडर इज गोइंग टू रिपीट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन. आप चेक कर सकते हो. 128 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2. तो ये मेरा साइकिल खत्म हो गया. दिस इज ए वेरी पीरियोडिक पैटर्न. ये इसी पीरियड में चलेगा. इट विल नॉट चेंज. दिस पीरियड 1 2 3 4 5 6. सो द साइक्लिसिटी इज कॉल्ड एज, कितने स्टेप का है ये आप देखो, 6 स्टेप का है. इसको पीरियोडिसिटी भी बोल सकते हैं. तो इसकी पीरियोडिसिटी 6 है. मतलब मुझे देखना है कि 128 का पावर 6 के पैटर्न में कितने बार रिपीट होता है. ओके तो आप कुछ नहीं करो, आप इस 62 को इस साइक्लिसिटी 6 से डिवाइड कर दो. तो 6 1 इज 6, 2 नीचे उतारा, 6 0 0, आई विल गेट द रिमाइंडर 2. इसका मतलब ये कि सर ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न 10 टाइम्स रिपीट होगा. 10 टाइम्स रिपीट होने के बाद 2 स्टेप और करना है आपको. ये जो 10 टाइम्स रिपीट होगा मतलब ये पूरा का पूरा 10 टाइम्स रिपीट होगा. दिस पार्ट विल रिपीट फॉर 10 टाइम्स. उसके बाद 2 स्टेप और, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और इस पे रिमाइंडर है 2. सो योर फाइनल रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 2. सो देयरफॉर यहां पर रिमाइंडर हो जाएगा 4. Now this is the cyclic pattern of remainders. You can apply this particular method to any variety of questions where you are required to calculate the remainder. I am 100% sure you will always get the right answer. बस इसको आपको ठीक करना है. आप कितना भी पावर लगा दो. यदि आपने कहा होता सर 128 टू दी पावर 62 टू दी पावर 30 डिवाइडेड बाय 9, व्हाट इज माय रिमाइंडर. रिवर्स प्रोसेस में चलना है मेरे को. साइक्लिसिटी से जब मैंने डिवाइड कर दिया 6 से, तो आपने कहा कि सर ये पूरा का पूरा 10 बार चलेगा, फिर रिमाइंडर 2 आएगा. तो बेसिकली यदि ये होता मेरे पास, तो यहां पर साइक्लिसिटी से मैं 128 के पावर को डिवाइड करता, मतलब 62 टू दी पावर 30 को 6 से डिवाइड करता. नाउ इट विल गिव राइज टू न्यू डिवीजन इन विच द क्वोशंट इज 6, डिवाइजर इज, डिविडेंड इज 62 टू दी पावर 30 एंड डिवाइजर इज 6. तो अब मुझे 62 का सिंगल पावर को 6 से डिवाइड करना है. तो कितना आएगा रिमाइंडर 2. 62 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 6, द रिमाइंडर इज 4. 62 का थर्ड पावर डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ जाएगा 4 2 8 डिवाइडेड बाय 6, द रिमाइंडर इज अगेन 2. You could see that there is only 2 remainders that will keep on repeating over and over again and again. तो यहाँ पर मेरा साइकिल खत्म हो जाएगा. इसकी साइकिलिसिटी हो गई 2. इसका मतलब 62 के पावर को मुझे साइकिलिसिटी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. या यूं देखो, यदि 62 का पावर ऑड है, रिमाइंडर 2 होगा. 62 का पावर यदि 2 है तो रिमाइंडर 4 होगा. 62 का पावर कौन है, इवन है. इवन है तो रिमाइंडर क्या आएगा 4. 4 आएगा मतलब इस साइकिल में 4 स्टेप, 1 2 3 4. देखो रिमाइंडर 2 होता तो इस साइकिल में सेकंड स्टेप, रिमाइंडर 4 आया तो इस साइकिल में 1 2 3 4 7 इज माय आंसर. तो इसका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू 7. तो आप पावर कितना भी बढ़ा सकते हो, द रिमाइंडर थ्योरम विल ऑलवेज गिव यू द राइट आंसर व्हेन यू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर मेथड. ठीक है. इसके बाद विल टेक अप द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट and the concept of last 2 digit and the concept of last 3 digit, or for that matter any number of digits from the last, that will do, right?